इसके ऊपर बहुत ही मजेदार सवाल आता है, हर हालात में एक सवाल आता है इसमें से। यथार्थवाद में से तो कई बार दो सवाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें से एक पक्का ही आता है, मजेदार सवाल आता है। अभी थोड़ी देर में करेंगे। आमतौर पे क्या पूछते हैं, हम कर रहे हैं कौन सी अप्रोच या थ्योरी, सिस्टम। अब ये तो हमने रट लिया था कि सबसे पहले आई जीव विज्ञान में और कौन लाया, बर्टालेन। फिर आई एंथ्रोपोलॉजी में, वहां लाए इसको मेलिनोस्की और ब्राउन लाए। फिर वहां से आई सोशियोलॉजी में, वहां कौन लाए, पार्सन्स लाए। वहां से आई पॉलिटिकल साइंस में तो कौन लाया, डेविड स्टर्न। और फिर ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल के रूप में कंपैरेटिव में चली गई, वहां आमंड और पावेल या आमंड कोलमैन लाए। और फिर इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौन लाया, मार्टिन कैपलो। अंतरराष्ट्रीय, देखिए इस व्यवस्था सिद्धांत देख लेना, पूछा कहां गया है। व्यवस्था सिद्धांत राजनीति विज्ञान में चर्चा करोगे तो प्रणेता कौन है, डेविड स्टर्न। और व्यवस्था सिद्धांत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा करोगे तो तब मार्टिन कैपलोन आएगा। ठीक, तो ये व्यवस्था सिद्धांत के विचारक कौन है, सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो किया था थॉम्पसन ने। लेकिन व्यवहार में इसका जो अच्छा सबसे जोरदार प्रयोग किया है वो किया है मार्टिन कैपलोन। इसके अलावा कल मैंने आपको एक विचारक करवाया था कि वो विचारक यथार्थवाद से भी प्रभावित है। वो कहता है, वो कहता है कि मैं हूं नव यथार्थवादी। तो उसने नव यथार्थवादी क्यों कहा, उसने यथार्थवादी मिलाया क्या था, पहले तो बताओ कौन है नव यथार्थवाद का प्रणेता। उसने क्यों कहा कि मेरे वाला नया है, वेरी गुड। वो सिस्टम लेके आया कहां से, व्यवस्था सिद्धांत से, और कहां घुसा दिया उसको, यथार्थवाद में। इसलिए उसने कहा कि मेरे वाला नया है, क्योंकि वो संरचना लाया वहां से, ढांचा उठा के लाया। तो उसने क्या किया, व्यवस्था सिद्धांत मार्टिन कैपलोन वाला क्या ले लिया, ढांचा, और उसको कहां मिला दिया, उस संरचना को ले जाके यथार्थवाद में फिट कर दिया, ये मार्गेंथो वाले के अंदर, और कहा मेरे वाला क्या है, नया है। तो हमने कल ये देखा था। तो इसके अलावा इसका प्रयोग किसने किया है, केनेथ वाल्टज ने भी किया है। एक और है केनेथ करके, कौन है वो, ठीक है। तो थॉम्पसन है, मार्टिन कैपलोन है, और केनेथ है वाल्टज है। एक आधा विचारक आप और याद कर लेना इसमें। अब हम इस व्यवस्था सिद्धांत में वास्तव में इसका जो मुख्य विचारक है वो कौन है, मार्टिन कैपलोन। ये लेके आया, लेकिन वास्तविक में ये मार्टिन कैपलोन, इसने इसकी व्यापक व्याख्या की है सिस्टम थ्योरी की। अब हम समझना शुरू कर देंगे सिस्टम क्या होता है। अभी तो हम बहस कर रहे थे ना, समाज क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। अब हम देंगे सिस्टम क्या होता है। इसकी पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन आईपी, और डेविड स्टर्न की कौन सी है, पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए स्टर्न, डेविड स्टर्न व्यवहारवादी था ना, इसने पुस्तक लिखी पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में। फिर आ गया कैपलोन, और कैपलोन ने जो पुस्तक लिखी वो लिखी सिस्टम एंड प्रोसेस, कि सिस्टम में प्रोसेस कैसे होता है इन आईपी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये सिस्टम, देखो इसकी पुस्तक में क्या घुसा हुआ है, सिस्टम घुसा हुआ। तो ये कौन सी अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच। बाकी आप पुस्तकें देखेंगे ना, उनमें सिस्टम नहीं, शुरुआती शब्द सिस्टम है नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआती सिस्टम से हो रही, तो आप ज्यादा मत रटना। से एक शब्द पता चल गया ना इसका, सिस्टम एंड प्रोसेस इन आईपी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अपने आप कैपलोन याद हो जाएगा। मेरे ना, मैंने जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू किया था तो मेरे दो व्यक्तियों में बड़ी दिक्कत रहा करती थी। एक था केनेथ वाल्टज और एक था मार्टिन। ये मैं अलग अलग नहीं कर पाता था, आपस में गड़बड़ हो जाते। फिर क्या किया, मैंने इनकी फोटो निकाली और इनका लिखा यहाँ वहां से ढूंढ के, फिर इन दोनों के चेहरे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इनकी सोच, इनके विचार, व्यवहार ऐसे लोग हैं। जब आप ये पढ़ते हैं ना, जब आप शुरुआत में विचारक पढ़ते हैं, वेस्टर्न थिंकर पढ़ते हैं, तो आपके शुरुआत में क्या होता है, सारे विचारक क्या होने लगते हैं, गड़बड़ होने लगते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, कौन क्या कह रहा है, पता नहीं चल रहा है। फिर आप देखते हैं धीरे धीरे उनको क्या करना सीख जाते हैं आप,
अलग करना सीख जाते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे विचारक आए हैं, ये धीरे धीरे इनके फोटो वोटो देखोगे, इनके ये कहाँ के थे, कहाँ ये प्रोफेसर कहाँ थे, तब आप देखोगे इनका अंतर करना भी सीख जाओगे, उनका व्यवहार किस प्रकार का था सब सीख जाओगे आप। तो इनके थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो इनके बारे में, कभी भी जब टाइम मिले ना 5, 7, 10 लोगों के बारे में। हम तो अब मार्टिन कैपलोन की कौन सी थ्योरी करेंगे, सिस्टम। ये कहता है कि ये जो पूरा संसार है, ये जो विभिन्न राष्ट्र है, इनको मिला के क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। चूंकि सिस्टम बनता है तो हमें कुछ चीजें तो इससे सीखनी पड़ेगी। सिस्टम की एक विशेषता ये होती है कि इसमें बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। तत्वों को कर लेते हैं, तत्व वैसे छोड़ दे, तत्व क्या होते हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत प्रकार के राष्ट्र होते हैं और राष्ट्रों में भांति भांति की क्या पाई जाती है, आपसी संबंध, गतिविधियां और कार्य प्रणालियां पाई जाती है। विभिन्न राष्ट्र उनके आपस के भांति भांति के संबंध। रूस के अमेरिका के संबंध अलग प्रकार के हैं, अमेरिका और चीन के संबंध अलग प्रकार के हैं, चीन और रूस के संबंध अलग प्रकार के हैं, भारत अमेरिका और रूस के संबंध अलग प्रकार के हैं, और भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अलग प्रकार के हैं। तो ये सारा मिलके क्या पैदा हो रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, भांति भांति के सिस्टम बन रहे। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे तत्व होते हैं, सारे तत्व आपस में बताओ क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। याद आ गया भाई, सिस्टम तभी तो बनेगा जब चीजें क्या हो, आपस में जुड़ी हुई हो। अब बॉडी सिस्टम है और वहां पड़ी है कुर्सी, तो वो सिस्टम में आती है क्या, नहीं। बॉडी सिस्टम वही चीजें आएंगी जो इससे जुड़ी हुई है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, अन्योन्याश्रित है, और एक दूसरे से अंतःक्रिया करती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, रह नहीं सकती, और एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। तब क्या बनती है, एक व्यवस्था। विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से संबंधित है किसी न किसी रूप में, वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है और वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, भांति भांति की इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रियाएं करते हैं। तो क्या बनती है, एक व्यवस्था बनती है। हो गया। दूसरा जो मुद्दा है कि ये जो व्यवस्था है इसमें भांति भांति के कर्ता होते हैं। हम यही तो चर्चा कर रहे हैं, आप एक देश की चर्चा नहीं कर सकते, भांति भांति के देश होते हैं, भांति भांति की व्यवस्थाएं होती है। तो क्या होता है, इसमें एक नेशन एक्टर होते हैं, नेशन एक्टर। ये नेशनल को आप नेशन एक्टर कर लेना। आप नेशन क्या होते हैं, राष्ट्र, राष्ट्रकर्ता होते हैं, यानी एक होते हैं देश, कुछ अन्य और कर्ता भी होते हैं। और कर्ता आप ना कई प्रकार से बांट लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक होता है नेशन एक्टर, या नेशन एक्टर गलत शब्द है, अपन शब्द ही गलत रख लिया अपन, माफी चाहूंगा मैं। इस शब्द को करते हैं, आप इसका बना ही लो। एक होते हैं स्टेट एक्टर, एक होते हैं नॉन स्टेट एक्टर, और एक होते हैं अदर एक्टर में ले लेते हैं इनको, और तो क्या नाम दे इनको, अपने एक क्या नाम दे रखा है, एक होते हैं सुपर नेशनल, सुपर नेशनल, और एक होते हैं यूनिवर्सल। इनको अलग अलग कर लेना अपन, सबको ही कितने प्रकार के एक्टर कर लेते हैं, देखते हैं। स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, सुपर नेशनल एक्टर, ताकि शब्दावली तो समझ में आ जाए। और एक और एक्टर करते हैं, वो है यूनिवर्सल एक्टर। ये सारे नए व्यवस्था में हिस्सेदारी करते हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर आप इन सब के बारे में जानोगे ना, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति अच्छी समझ में आएगी। इन सब के बारे में नहीं जानते हो तो समझ में नहीं आएगी। यथार्थवादी कहते हैं कि ज्यादा माथाफोड़ी की जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि आप सिर्फ किसके व्यवहार को देख लें, स्टेट एक्टर। मुख्य जो कर्ता होते हैं, मेन एक्टर होते हैं, वो कौन होते हैं, स्टेट होते हैं, मार्गन्थव कह रहा है। और ये अपने फायदे के लिए भांति भांति की चालें चलते हैं, अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए देश चालें चलते हैं।
तो महत्वपूर्ण होते हैं देश अंतरराष्ट्रीय नीति में, और किसी का कोई महत्व नहीं होता, स्टेट एक्टर होते हैं। अब आ गए हैं जो संरचना पे, स्ट्रक्चर पे बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? सिस्टम पे बल देते हैं। केनेथ वाल्टर्स कहता है, क्या कहता है? महत्वपूर्ण ये नहीं होता राष्ट्र, महत्वपूर्ण होती है संरचनाएं। तो ये सारे मिलते हैं ना तो क्या बनती है? एक संरचना। अब आप कहो यथार्थवादियों से कि आप हमें बताओ कि इस शरीर का मुख्य पार्ट क्या है, तो वो बोले शरीर वीर कुछ नहीं होता, हाथ पैरों की क्या वैल्यू है, मुख्य क्या होता है? बॉडी होता है, ये चलाता है सबको, ये मेन एक्टर ये है। और अगर आप इनसे पूछो, मार्टिन कैपलोन से, केनेथ वाल्टर से, तो ये क्या कहेंगे? सारे अंग महत्वपूर्ण होते हैं, सबका महत्व होता है, विभिन्न क्रियाएं हैं उनका भी महत्व होता है, इनके आपसी संबंध है सबका महत्व होता है, तो हम कहेंगे इनका भी महत्व होता है। अब आ गया नॉन स्टेट एक्टर कौन से होते हैं, अब ये बताते हैं। देखिए नॉन स्टेट एक्टर होता है मीडिया, नॉन स्टेट एक्टर होते हैं आतंकवादी समूह, नॉन स्टेट एक्टर होते हैं INGOs। मैं नहीं बताऊंगा INGOs कौन होते हैं, आई हटा दो, इंगो कर दो, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अभी बता दूंगा कौन से होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर होती है MNCs। MNCs क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये सारे हैं नॉन, और को जोड़ लेंगे अभिषेक को याद आएगा तो। ये नॉन स्टेट एक्टर है मीडिया। मीडिया ना माहौल बनाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। आप कभी भी है ना जी न्यूज को इनको खोल के देखो, हाँ ये हुआ, भारत ने ये किया, मोदी जी ने आंखें दिखाई शी जिनपिंग को, छोटी छोटी आंखों के सामने बड़ी बड़ी आंखें, अब देखिए हाँ कैसे बंद हो जाएगी शी जिनपिंग की आंखें जो पहले बहुत छोटी थी। ऐसे करके आप जी न्यूज को इनको देखो, आप ये माहौल बनाते रहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर। मीडिया बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा करता है। ईरान इराक प्रेम पूर्वक रह रहे थे, एक दिन एक खबर छापी, क्या पता कौन से अखबार ने, अमेरिका के वाशिंगटन टाइम्स था, कौन सा था, उसने कि इनके बीच में एक बफर क्षेत्र था। बफर क्षेत्र होता है जिसमें दोनों ही काबिज है, नहीं होते, खाली पड़ा था कोई, दोनों दावा जताते थे लेकिन झगड़ते नहीं थे उसके लिए कि यार चल ठीक है तेरा भी नहीं मेरा नहीं, शांतिपूर्ण था। उसने खबर छापी कि यहां बहुत ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर हमने सैटेलाइट से पकड़ा है, हालांकि सैटेलाइट काम ही नहीं करते थे उस टाइम इतने, फिर भी कह दिया। अमेरिका ने वहां खोज की है कि उस भारी मात्रा में उस जगह गैस है और क्या है, तेल है। तो इराक बोला वो मेरा है, ईरान बोला वो मेरा है। तो ये 9 साल तक लड़े, 80 से लेके और 89 तक। 89 में जब इराक बर्बाद हो गया तो युद्ध बंद हुआ, तो उसने कुवैत पे कब्जा कर लिया ताकि थोड़ी सी इनकम हो जाए। तभी तो 90 में कुवैत वार हुआ था, कुवैत पे कब्जा किया इराक ने, वो उसी का था। जब 7-8 साल तक लड़ लिए दोनों, अब दोनों से सस्ता तेल किसने खरीद लिया? अमेरिका ने खरीद लिया, और दोनों को हथियार बेच दिए। दिया कुछ नहीं उनको, उल्टी का लूट लिया, उनका संसाधन लूट लिया, उनका पैसा और लूट लिया। दोनों को बोला अरे बढ़िया लड़ो यार तुम, ये लो हथियार, और सस्ता तेल खरीद लिया उनसे। फिर एक दिन खबर आई कि छोटी सी उसमें स्पष्टीकरण छपा कि गलती से हमने 7-8 साल पहले खबर क्या छाप दी थी, गलत छाप दी, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तब तक वो बर्बाद हो चुके थे। तो मीडिया भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ये माहौल तैयार करता है युद्धों का। और ऐसा आतंकवादी समूह भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और चीन के मध्य कौन से समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आतंकवादी समूह। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया? लादेन वाला आतंकवादी समूह तो था वो। तो क्यों झगड़ते हैं देश? आतंकवादी समूह झगड़ाते हैं इनको आपस में। कौन से? INGOs। भारत कहता है ग्रीन पीस से ज्यादा चमचमाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो लगाऊंगा उद्योग। ग्रीन पीस फिर माहौल बनाता है, फिर यूरोपीय देश भारत के ऊपर दबाव डालते हैं, उससे भारत और यूरोप के संबंध खराब होते हैं। तो ग्रीन पीस कहता है कि आप जंगल को काट के और फैक्ट्रियां नहीं बना सकते, ये संबंध खराब करते हैं INGOs। अब ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, अमेरिका की एक संस्था है जो ह्यूमन राइट के ऊपर चर्चा करती है, रिपोर्ट छापती है कि भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर है नागरिकों के मानव अधिकार सुरक्षित है नहीं है। तो भारत वाले तमतमाते हैं अमेरिका के सामने कि तुम्हारे यहाँ कौन से सुरक्षित है, हमारा तो क्षेत्र है, तुम्हारे तो पूरे 20% 25% आबादी गड़बड़ करती है, जो ऐश्वेत है तुम उसका अत्याचार करते हो। ये लड़ते हैं। या कौन लड़ा देती है? MNCs तो भारी नेतागिरी करती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर। ठीक है, तो ये है नॉन स्टेट एक्टर। ये स्टेट थोड़ी, स्टेट देश होता है, ये नॉन स्टेट एक्टर है। एक होता है सुपर नेशनल एक्टर।
जो कई राष्ट्रों से बड़ा एक्टर होता है वो कौन सा होता है? सुपर नेशनल, जो राष्ट्रों से भी बड़ा होता है। नाटो क्या है? राष्ट्रों से बड़ा है। ईयू क्या है? राष्ट्रों से बड़ा है। एयू, आसियान, ये सारे क्या है? सुपर नेशनल होता है। एक होता है यूनिवर्सल एक्टर, जो पूरे संसार का ही होता है, वो है यूएन। यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है। ये कैसे है? ये यूनिवर्सल एक्टर है। तो आप एक बार यूनिवर्सल एक्टर किसको मान लो? यूएन को। तो अब बताओ, व्यवस्था किससे मिलके बनती है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कौन प्रभावित करता है? स्टेट या सारी चीजें? अब आपको पता चल गया, व्यवस्था में स्टेट, नॉन स्टेट, सुपर और यूनिवर्सल सारे एक्टर काम में लेते हैं। आप चारों लिख लो, ये सारे भाग लेते हैं। तीसरा, संबंध किस प्रकार के होते हैं? यथार्थवादी कहते हैं संबंध होते हैं, जो मुख्य मुद्दा होता है वो चालें जो है वो सैन्य चालें होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, शक्ति शारीरिक होती है। ये बोला शक्ति शारीरिक नहीं होती। अगर आपको संबंधों को समझना है तो शक्ति आर्थिक भी होती है, शक्ति राजनीतिक भी होती है, शक्ति मनोवैज्ञानिक भी होती है, और शक्ति सैनिक भी होती है, शक्ति सांस्कृतिक भी होती है, शक्ति शैक्षणिक भी होती है। तो ये शक्ति को एक प्रकार का नहीं मानते, बल्कि शक्ति को बहुत ही प्रकार का मानते। तो व्यवस्था, इतना भी तो व्यवस्था बनती है, लंबा चौड़ा काम होता है। तो आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक, सब प्रकार की शक्तियों को और कार्यों को आपस में इंटरकनेक्टेड मानते हैं। तो अब ज्यादा व्यापक कौन सा है बताओ? कौन सा है? व्यवस्था सीधा। तो एक व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? हमने इंटरनेशनल सेक्टर में हमने ये देखा कि इसमें भांति भांति के देश क्रियाएं, अंत्य क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती रहती है। बहुत प्रकार के इसमें एक्टर होते हैं, बहुत ही प्रकार के इनके मध्य संबंध पाए जाते हैं। तब एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनती है, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनता है। अब मजेदार मुद्दा आ गया। कैपलोन की पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें वो कहता है कि इस संसार में जो व्यवस्थाएं हैं वो 6 प्रकार की है। 6 प्रकार कौन कौन से? वो 6 प्रकार की सिस्टम बताता है। तो कितने सिस्टम है कैपलोन के, आप बताओ? 6 सिस्टम, कैपलोन के 6 सिस्टम। और मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के नियम कितने हैं? 6। वो अलग चीज है, ये तो सिस्टम है, ये तो ढांचा है एक प्रकार का। 6 ढांचे बनाएंगे हम। पहला ढांचा है, मार्टिन कैपलोन कहता है, वो है शक्ति संतुलन। अब हम बताएंगे, हम बार बार जिस शक्ति संतुलन की चर्चा कर रहे हैं वो क्या है। इसको हम बोलते हैं पावर बैलेंस। देखिए, ये 18वीं और कौन सी सदी में था? 19वीं सदी में था। 1700 से लेके 1800 तक, 1800 से लेके 1900 तक। बाद में देखें कहां गायब हो गए, ये भी चर्चा कर लेंगे। ये वो काल था जब यूरोपीय शक्तियां बाहर निकल के और काय पे काबिज हो रही थी? एशिया और अफ्रीका पे धीरे धीरे काबिज हो रही थी। ये वो काल था। इस काल में स्पेन और पुर्तगाल प्रारंभिक शक्तियां थी। फिर वो पीछे चली गई तो ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड आगे आ गए। पुर्तगीज तो यहां पैर ही नहीं जमा पाए। यहां कौन आए? डच आए, फ्रेंच आए, और अंत में कौन आए? ब्रिटिश आ गए। तो ये मुख्य मुख्य शक्तियां थी। तो इस टाइम 5-6 बड़ी शक्तियां थी। हालांकि शक्तियां कभी कम ज्यादा भी होती रहती थी, लेकिन बड़ी शक्तियां, ब्रिटेन सतत रूप से बड़ी शक्ति बना हुआ था, फ्रांस एक बड़ी शक्ति था, उसके बाद हंगरी एक बड़ी शक्ति था, नीदरलैंड एक बड़ी शक्ति था, ऑस्ट्रिया एक बड़ी शक्ति था। ऑस्ट्रिया तो गायब हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे पहले बहुत बड़ी शक्ति था ऑस्ट्रिया यूरोप की। और पर्सा को अपन क्या बोलते हैं? जर्मनी। ये 5-6 बड़ी बड़ी शक्तियां थी। अब आपको देशों के नाम याद हो गए, पर लिख देता हूं। शक्ति संतुलन में ये 18वीं-19वीं शताब्दी में 5-6 बड़े बड़े देश थे। पहले बड़े शक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले याद कर लो, हंगरी है, पर्सा है, इटली कह लो, इटली कभी आगे पीछे होता रहता था, ये थे। नीदरलैंड, डचों वाला नीदरलैंड है। ये बड़ी शक्तियां थी। इन शक्तियों के पास लगभग शक्ति क्या होती है? एक जैसी होती है। तो ये एक दूसरे
कि शक्ति को क्या करती रहती है, संतुलित करती रहती है। तो अब बताओ कि ये किस प्रकार की संरचना है? ये ऐसी संरचना है। बताओ कैसी संरचना है? अब समझ गया? जरूरी नहीं इनको बराबर बनाओ, इनको यहां से हटा दो। ऐसी संरचना है। ये संरचना क्या बता रही है? ये नक्शा है विश्व का। ये बता रही है कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? एक सारी शक्तियां क्या है? शक्ति में बराबर है। कोई भी शक्ति दूसरे को आगे निकलने नहीं देती। इस वजह से क्या है, युद्ध बहुत ज्यादा नहीं होते, छोटे मोटे झगड़े होते हैं। युद्ध बड़े तब होते हैं जब एक शक्ति को यह लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और पक्का ही दूसरे को पीट दूंगी। तो इस अवस्था में शक्ति क्या रहती है? संतुलित रहती है। यह शक्ति संतुलन की व्यवस्था है। इस शक्ति संतुलन के कुछ नियम होते हैं। सभी शक्तियों को इनके नियमों के पालन करने होते हैं। ये 5-6 महाशक्तियां होती है, मेन पावर्स होती है, मुख्य शक्तियां ये होती है 5-6। ये इनको कुछ नियम है, खेल के नियम बोलते हैं उनको। खेल के नियमों का पालन। खेल के नियमों का तात्पर्य, खेल तो खेले नहीं जाते, अंतरराष्ट्रीय खेल भी खेले जाते हैं। खेल के नियम क्या है? संबंधों के नियम क्या है? पहला नियम यह है कि आप किसी भी छोटे मुद्दे के ऊपर बकवास करके युद्ध शुरू नहीं करेंगे। आप इतने बावड़े थोड़ी हैं हर मुद्दे पे क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो आप पहले कोशिश करेंगे कि कोई भी मुद्दा फंस गया उसको कैसे सुलझाएं? वार्ता से। नंबर 1। तो इसका तात्पर्य क्या आप युद्ध भूल जाएंगे? नहीं। जरूरत पड़ गई तो आप युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, तो आप युद्ध भी करेंगे। तीसरा हुआ कि अगर आपने युद्ध शुरू कर दिया तो आपका जो विरोधी है उसका पूर्णतया नाश नहीं करेंगे। विरोधी को पूर्ण ग्राउंड से बाहर नहीं करेंगे, विरोधी का पूर्ण नाश नहीं करेंगे। पूर्ण नाश का तात्पर्य है कि खेल का नियम है कि सामने वाले को मारना नहीं है, खेल से बाहर नहीं डालना है, वरना खेल खेलेंगे कैसे? फिर वरना शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी संसार के अंदर। विरोधी का पूर्ण नाश नहीं करना है। नंबर 4, जो विरोधी हार गया था, मैंने कहा उसका क्या नहीं करना है? पूर्ण नाश नहीं करना है। जो हार गया था, अच्छा आप मुझे बताओ, नेपोलियन ने ब्रिटेन के साथ लड़ा और ब्रिटेन ने नेपोलियन को हरा दिया, तो क्या ब्रिटेन ने फ्रांस पे कब्जा करके उसका तहस नहस कर दिया क्या? वो बोला नेपोलियन हार गया है, तुम फ्रांसीसी, हम ब्रिटिश अपने अपने मजे से रहो। नाश नहीं करते ये। चौथा ये है कि नाश नहीं करना, इसका मतलब वो खिलाड़ी बचा हुआ है, वो वापस कहां आएगा? तो हारे हुए खिलाड़ी को आप वापस कहां लाएंगे? हारा हुआ खिलाड़ी वापस खेल में आएगा। चलो जी आगे जी। 5वां ये है कि जैसे ही कोई शक्तिशाली होने लगता है और उसके पक्ष में पलड़ा झुकने लगता है कि मैं तोप सिंह हूं, तो आप दूसरे के साथ गठबंधन बना के उसकी शक्ति को क्या कर देंगे? वापस संतुलित कर देंगे। आप गठबंधन बना लेंगे और किसी को भी इतना शक्तिशाली नहीं होने देंगे कि वो सारी व्यवस्था को खुद चलाने लग जाए। तो ऐसे करके, और इस शक्ति संतुलन के क्या होते हैं? 5-6 नियम होते। इन खिलाड़ियों को इन नियमों का पालन करना होता है। पहले वार्ता करेंगे, जरूरत पड़ने पे युद्ध करेंगे, विरोधी का पूर्ण नाश नहीं करेंगे, हारे हुए को वापस खेल में स्थान देंगे। अगर कोई शक्तिशाली हो रहा है तो दूसरे के साथ आप गठबंधन बनाएंगे और किसी को इतना शक्तिशाली नहीं होने देंगे कि वो पूरे समूह को चलाना शुरू कर दे। तो ऐसे करके कुछ नियम होते हैं। फिर हुआ क्या? ये 200 साल तक चलती रही, सबसे लंबी चलने वाली ये व्यवहारिक व्यवस्था थी जो वास्तव में लागू थी। ये कोई यूटोपियन व्यवस्था नहीं है, बल्कि कैसी है? ये भी प्रैक्टिकल है ये। लेकिन गई कहां? हुआ क्या कि जैसे ही शुरू हुआ 1914, क्या शुरू हुआ? कुछ नहीं हुआ था। ऑस्ट्रिया का कोई राजकुमार था और वो कहां घूमने गया था? ये पेरिस नहीं घूमने गया था। पेरिस तो आप सपना सोच रहे हो, ये हम जाएंगे थाईलैंड जाएंगे, या थाईलैंड में पार नहीं पड़ी तो ज्यादा पैसे पेरिस ले जाएंगे।
दो जगह डिसाइड कर रखी है, मुझे पता आपने। वो गया था ये यूक्रेन, और यूक्रेन में ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया था। तो फिर जर्मनी ने ये कहा भी कैसे मार दिया, तो यूक्रेन ने कहा मार दिया तो मार दिया। तब ये झगड़ पड़े आपस में, और फिर ये ऑस्ट्रिया और हंगरी और जर्मनी तो हो गए एक तरफ, ब्रिटेन फ्रांस और रूस और अमेरिका ये हो गए एक तरफ। तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो ये महाशक्तियां ऑस्ट्रिया हंगरी और पर्सा एक तरफ, इटली की बाद में चर्चा कर लेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस हो गए एक तरफ। और इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी, खेल के नियम का पालन नहीं किया। खेल का नियम ये होता है कि हारी हुई शक्तियों को आप वापस खेल में स्थान देंगे और उसको पूर्ण बर्बाद नहीं करेंगे। इस विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया और हंगरी, बाद में नाम सुना क्या कभी, गायब भी हो गए, देश कहाँ है वो। उन्होंने खेल के नियमों का पालन नहीं किया और शक्तियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए कौन सा सिद्धांत गायब हो गया, शक्ति संतुलन। अब तो समझ में आ गया कि गायब क्यों हुआ, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और खेल के नियमों का पालन नहीं किया गया। जब खिलाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी, खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो बोलो खेल चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कौन सा खेल, शक्ति संतुलन। ठीक है, एक व्यवस्था कर ली शक्ति संतुलन की। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार की व्यवस्था थी, पावर बैलेंस। उसके बाद दूसरी व्यवस्था आई। देखो 20 से 1 साल तो कुछ उभर नहीं पाया, 20 से लेके कहां तक, 40 तक है, पता ही नहीं चला कैसी व्यवस्था है, क्योंकि शक्तियां सेट हो रही थी, नई शक्तियां उभर रही थी, कुछ बर्बाद शक्तियां वापस खड़ी हो रही थी। इटली खड़ा हो रहा था, जर्मनी खड़ा हो रहा था 1920 से लेके 1940 के बीच में, तो वो कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर कैप्लोन कहता है कि दो व्यवस्थाएं आई जो द्विध्रुवीय थी। एक थी पहले शिथिल और फिर वो हो गई दृढ़ द्विध्रुवीय। तो पहली ये आती है, कौन सी है, शिथिल द्विध्रुवीय। शिथिल द्विध्रुवीय को क्या बोलोगे आप, सॉफ्ट बायोपोलर। बायोपोलर, इसमें ये व्यवस्था होती है। पहले मैं आप बता देता हूं व्यवस्था बनती किस प्रकार है। इसमें दो ध्रुव हैं, ऐसी व्यवस्था है। पूरा संसार कितने ध्रुवों में बंट चुका है, 2 ध्रुव। लेकिन बाकी संसार में बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो किसी के साथ भी गए नहीं, उन्होंने निर्गुट बना रखा है। दोनों के मध्य द्वंद्व है, लेकिन द्वंद्व है ना बहुत गंभीर नहीं हो पाता, क्योंकि जो नॉन गुटीय देश है, गैर गुटीय देश, पाकिस्तान जैसे देश गुटों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ देश कहते हैं हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, वो बने रहते हैं, अपना स्वायत्त अस्तित्व तो बनाए रखते हैं। वो न तो इस ध्रुव के साथ जाते हैं और न ही इस ध्रुव के, न तो वो यूएस के साथ जाते हैं और न ही वो, बल्कि वो नट वो बना लेते हैं, बताओ क्या, नेम बना लेते हैं, गुट निरपेक्ष रहते हैं वो। जैसे ही इन दोनों के मध्य विवाद बढ़ता है, तो विवाद सुलझाने के लिए बीच में कौन आ जाते हैं, ये गैर गुटीय देश आते हैं। तो देखिए है तो बायोपोलर व्यवस्था, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है कि इनके मध्य युद्ध शुरू हो जाए या झगड़ा शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, क्योंकि बीच में सॉफ्टपन कौन ले आते हैं, क्योंकि सारा संसार अभी द्विध्रुवीय हुआ नहीं है, 2 ध्रुव बने बने हैं अभी, बहुत सारे देश है जो किसी भी ध्रुव में शामिल है नहीं है। तो इस अवस्था में सहयोग और सामंजस्य संभव होता है किसके मध्य, दोनों ध्रुवों के मध्य। और कौन बनाएगा, या तो यूएन बना देगा या फिर गैरगुटीय देश बना देंगे, ये नहीं सामंजस्य बना देते हैं, यानी नेम वाले देश इनमें सामंजस्य बना देते हैं। तो ये है तो बायोपोलर, लेकिन कैसी है, स्थिर है। अब आ गया है टाइट बायोपोलर, यानी कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। ये कैसी है, आप इसकी ना चित्र बनाते जाओ ताकि रटना नहीं पड़े। चलो मैं बाद में एक साथ बनवा दूं, पहले समझ लो आप। ये है,
ये क्या है? बीच में कोई दिख रहा है क्या आपको? या तो इसके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं या इसके चारों ओर। पूरा संसार पूर्णतया कितने गुटों में विभाजित हो चुका है? 2 गुटों में। शुद्ध संघर्ष की अवस्था है। इनमें समझौते संभव ही नहीं है, क्योंकि बीच में दोस्ती कराने वाले है ही नहीं। पंडित जी नहीं है जो छोरे और छोरी का हाथ पकड़ा सके। पंडित जी गायब है इसमें। महापंडित भी गायब है, यूनो भी गायब है, वो भी कुछ करे नहीं सकता। ये दोनों चलाते हैं पूरे संसार को। तो न तो यूएनओ कुछ कर पाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और न ही नॉन स्टेट एक्टर कुछ कर पाते हैं। और पूरा संसार कितने व्यवस्थाओं में द्विध्रुवीय, सारे देश ऐसे बंट जाते हैं। गैर गुटिया देश गायब हो जाते हैं कई बार तो, और रहते भी है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इनसे कहते हैं सुन लो, इनसे कहते हैं सुन लो, चुप रहो, तुम्हारी कोई औकात है नहीं है, तुम चुप रहो। तो ये गैर गुटिया देशों को धमका देते हैं, उनको बताओ। तब जॉन फोस्टर डलेस और स्टालिन, ये दोनों क्या कहते हैं? या तो आप हमारे साथ हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप हमारे दुश्मन हैं। आपके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप ये नहीं, या तो आप हमारे साथ है तो हमारे दोस्त हैं, साथ नहीं है ना तो आप क्या है? हमारे दुश्मन है। आप कोई नॉन अलाइनमेंट है। आप ये कहते हैं हम तो तीसरे हैं, हम न तो आपके दोस्त हैं नहीं दुश्मन है, हम तो तीसरे हैं, आप तीसरा नहीं है। आपको हम ताली बजाने नहीं देंगे अब तीसरे के नाम पे। तो आप या तो दुश्मन बन जाओ या दोस्त बन जाओ। तो ये है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। ये वो व्यवस्था है जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा संसार कितने ध्रुवों में विभाजित हो चुका है? 2 ध्रुव। अब आगे है चौथी अवस्था, वो है यूनिवर्सल। ये यूटोपियन टाइप है। यूनिवर्सल को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक व्यवस्था या सार्वभौमिक व्यवस्था। देखिए इस शब्द को देख लेना, सार्वभौमिक व्यवस्था, यूनिवर्सल सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम यूटोपियन होता है थोड़ा सा। इसमें ऐसे होता है, अब बताओ ये कौन सी व्यवस्था है? एक यूनिवर्सल एक्टर होता है, अंतरराष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई भी शक्ति अपनी नहीं चलाती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? यूएन करता है। तो अंतरराष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय हीरो उभर आता है जो सभी राष्ट्रों से ऊपर होता है, उनसे मिलकर बनता है, वो सारी व्यवस्था को नियंत्रित करता है। राष्ट्रों की इसमें भूमिका क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसमें नेशन एक्टर नहीं होते, इसमें स्टेट एक्टर नहीं होते, बल्कि कौन होता है? एक यूनिवर्सल एक्टर होता है। तो ये वाली व्यवस्था कौन सी है? सार्वभौमिक व्यवस्था, जिसमें यूनो पूरे संसार को चलाती है, वो कह देती है वही काम होता है। ये सार्वभौमिक व्यवस्था है। अब अगली व्यवस्था आ गई हायरार्की। हायरार्की का तात्पर्य है पद सोपानीय व्यवस्था। पद सोपानीय। अब पद सोपानीय बनाते हैं, कैसे बनेगी? ये लो, ये कौन सी व्यवस्था है? पद सोपानीय। पद सोपानीय दिख रहा है आपको? एक महाशक्ति पूरे संसार को नियंत्रित करती है, कोई भी उसके सामने बोलता नहीं है। स्क्वेलर कहता है कि जिस दिशा में बयार चल रही है हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। अमेरिका के लोग पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, अमेरिका फायदे में रहेगा तो हम भी फायदे में, विरोध करने पर आप मारे जाते हैं। ऐसी एक व्यवस्था होती है, इसमें महाशक्ति होती है। ये महाशक्ति किसी को कुछ नहीं समझती, यूनिवर्सल एक्टर को भी एक कोने में धकेल देती है। कौन है यूनिवर्सल एक्टर? यूएनओ को भी ये कुछ समझती नहीं है। क्या 91 के बाद यूएसए ने यूएनओ को कुछ समझा क्या? अमेरिका ने बिना पूछे 2003 में सद्दाम को मार दिया। उसने उससे बगैर पूछे
इसमें मिलानोसेविच को ऊपर जो था इसका सर्बिया का युगोस्लाविया वाला, उसके ऊपर हमले किए, अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए। बोस कौन बना हुआ था? अमेरिका खुद। नाटो को साथ ले लिया। तो यहां संसार में सारे निर्णय कौन करती है? एक महाशक्ति। बाकी शक्तियां तो होती है लेकिन छोटी होती है और एक हायरार्की बनी होती है, जुड़ी हुई किससे होती है? कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत है नहीं करता, ये अकेला देश अपनी चलाता है। जैसे पूछते हैं कि बताओ क्या होता है इसमें, इतनी शक्तियां होती है या एक शक्ति होती है, बाकी छोटी शक्तियां उसके पीछे लगी होती है, यूनिवर्सल एक्टर की इसमें चलती नहीं है, ये सारी चीजें होती है। और इसमें ना क्या चीज गायब हो जाती है बताओ? क्या ऐसी व्यवस्था में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रहता है क्या? बी प्रैक्टिकल बताओ तो। नॉन अलाइनमेंट तो तब था, गुट निरपेक्ष तो तब था, तब गुट कितने थे? यहां तो आप गुट निरपेक्ष रह ही नहीं सकते, गुट तो है ही नहीं, गुट तो गायब हो गए आपके। तो इसमें कोई गुट निरपेक्षता नहीं होती। और अंतिम व्यवस्था जो आती है वो आती है इकाई वीटो, यूनिट वीटो सिस्टम आता है। अब देखते हैं यूनिट वीटो कैसी होती है। ये कौन सा सिस्टम? ये आकार नहीं है मैं जो बना रहा हूं, बताओ ये क्या है? नहीं, परमाणु शक्ति नहीं। मैं जो बना रहा हूं वो क्या है? मैं जो कभी गोला बड़ा बना तो छोटा कर दे, तो ये राष्ट्रों का आकार है क्या? आकार होते तो फिर यू से सारे एक अकेले आकार ही आकार चलता, फिर यूनो बड़ा क्यों होता? ये शक्ति है। ये शक्ति के आधार पे हम आकार बना रहे हैं, किसके पास कितनी शक्ति है। अब इसमें क्या लग रहा है आपको? ये होब्सियन व्यवस्था है। होब्सियन व्यवस्था में क्या होता है बताओ? सभी लोगों की शक्तियां क्या होती है? बराबर होती है। या तो किसी को मानसिक या किसी को शारीरिक शक्तियां बराबर होती है। इकाई वीटो में प्रत्येक के पास परमाणु बम होता है, उसको किसी से भी सुरक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। और ये होब्सियन व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में क्या पाई जाती है? अराजकता पाई जाती है। तो अराजकता क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोई हीरो नहीं, बॉस है ही नहीं। कोई बॉस नहीं है तो क्या पाई जाएगी? अराजकता। यही तो कहते हैं अराजकता क्या होती है। अराजकता को अव्यवस्था मत माना करो। अराजकता का तात्पर्य है कि देखो अब क्या है, और मैं अगर ऐसे करके और ऐसा एक घुसा दूं तो इसमें, तो व्यवस्था अराजकता से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें कौन पैदा हो जाएगा? एक सुपर पावर पैदा हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक इकाई के पास कौन सी पावर है? वीटो पावर है। वीटो पावर का तात्पर्य इतनी शक्तिशाली है कि वो खुद भी वीटो कर सके। हर एक देश इसमें समान शक्ति वाला होता है। हर एक देश के पास वीटो है, हर एक इकाई के पास वीटो है। इसका तात्पर्य ये है। तो ये इकाई वीटो व्यवस्था है। अब हमारे पास कितनी व्यवस्थाएं? 6 व्यवस्थाएं। ये व्यवस्था भी आई नहीं है। ये व्यवस्था आई हमने देखी है 1990 के बाद। ये व्यवस्था थोड़ी से समय आई है, माहौल बनाने के लिए आई है। कब? 1990 के आसपास, साल 6 महीने आई है, जब यूएनओ के नेतृत्व में इराक को तब पीटा गया, जब वो किस पे हमला किया उसने? कुवैत। थोड़ी से समय के लिए आई है, लेकिन अमेरिका ने कुछ ज्यादा समझा नहीं, माहौल था वो। तो ये भी थोड़ी सी यूटोपियन है, और ये भी यूटोपियन हो सकता है, ये आ जाए कभी, नहीं पता। ये यूटोपियन है। बाकी तो हम देख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ये लागू थी। तो कितने प्रकार के हैं? 6। अब आ गया कि क्रमशः चलती है, 1 2 3 4 5 6, एक के बाद एक आती है। और कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं है। पहले एक आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। हो सकता है कोई 10 साल रहे, कोई 1 साल रहे, कोई 6 साल रहे, कोई 200 साल रहे। तो इसकी विशेषता क्या है? कि ये व्यवस्थाएं क्रमशः आती है और कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं है। तो ये हमने कैपलोन की कितनी व्यवस्थाएं, सिस्टम देखे? 6 सिस्टम देखे। अब इनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं कि बताओ ये किस सिस्टम की विशेषताएं। तो अब मैं आपको चित्र बनाता जाऊंगा। आप जहां कहीं भी आपको जगह मिल जाए कागज के ऊपर, वहां क्या बना लें आप? चित्र बना लें। मैं 6 चित्र बना देता हूं, आप भी बना लो, और फिर इनकी विशेषताएं रटनी नहीं पड़ेगी। पहला चित्र ये है। आप इनके नाम देते जाओ, अब आपको पता चल जाएगा।
ये हो गए, ये 6। ये कौन सी है? ये वाली यूनिवर्सल वाली है, ये वाली, और ये टाइट है, ये वाली शक्ति। ठीक है, ठीक, क्रमशः चलती है प्रत्येक व्यवस्था अस्थिर। ठीक, अब ये व्यवस्थाएं कामयाब नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई तो कुछ 90 में आते आते क्या हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया। अंत हो गया तो फिर मार्टिन कैपलोन ने 4 नई व्यवस्थाएं और बताई। ये इन नई 4 व्यवस्थाओं को वही याद कर पाएंगे जो याद कर सकते हैं। जो ये कहते हैं कि मेरे तो 6 गले में आ रखी है, वो इनको याद है नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं उन 4 को याद करो तो पीछे कौन सी भूल जाओ, 6, क्योंकि ये 6 महत्वपूर्ण है, ये 4 महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत डीप सवाल आएगा तो ये 4 पूछे जा सकते, कौन सी 4 और बताइए 1990 के बाद, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जिनको है वो यही 4 कर लें, और जो ये कहते नहीं नहीं मैं तो और भी याद कर पाऊंगा, तो वो उनके लिए ये है। एक है अति स्थिर थूमस सॉफ्ट द्विध्रुवीय व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था है। एक है अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, एक है देतांत, और एक है अपर्याप्त परमाणु प्रसार। परमाणु अप्रसार या प्रसार कह लो, ये 4 नई व्यवस्थाएं और बताता है वो। अति स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था तो आप बता देते हैं कि संसार द्विध्रुवीय है, लेकिन बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन भी है, और देश भी हैं, और गैरगुटीय देश भी हैं। ये कौन सी हो गई? अति स्थिर हो गई। अब कौन सी आ गई? अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। ये क्या होता है? ब्लॉक, कितने ब्लॉक थे? 2 ब्लॉक थे, एक इसका ब्लॉक यूएस का ब्लॉक और एक यूएसएसआर का। ब्लॉक होते हैं 2 खांचे, संसार 2 खांचों में था, लेकिन ये खांचे अस्थिर हैं। बताओ क्यों? क्योंकि खांचे से निकल के यहां से वहां भाग रहे। चीन 1970 तक किस खांचे में था? अमेरिकन खांचे, यूएसआर के सोवियत खांचे में था, और 71 में वो कहां भाग गया? उस ब्लॉक को छोड़ के कहां चला गया? यूएसए के खाते में चला गया। पश्चिमी जर्मनी है, वो दोस्ती बढ़ाने लग गया अमेरिका को छोड़ के और यूएसएसआर से, पश्चिमी जर्मनी। तो ये ब्लॉक है, ये क्या हो जाते हैं? अस्थिर। इनके साथी देश है, इनको छोड़ के यहां से वहां जाते हैं। एक आती है देतांत। देतांत तो देखिए हमने अस्थिर ब्लॉक भी देखा है, जब चीन और पश्चिमी जर्मनी यहां वहां हो रहे थे। देतांत में क्या था बताओ? 2 महाशक्तियां हैं और दोनों में प्रेम पूर्ण संबंध बन जाते हैं, तो ये कैसी होती है? देतांत। अपर्याप्त परमाणु अप्रसार या प्रसार व्यवस्था। P5 जो परमाणु शक्तियां संपन्न है, 5 देश जो परमानेंट 5 है, वो कोशिश करते हैं कि और देश परमाणु बम नहीं बना पाए, लेकिन ये व्यवस्था क्या साबित होती है? अपर्याप्त। उत्तरी कोरिया, भारत, पाकिस्तान, ये देश क्या बना लेते हैं? बम बना लेते हैं, इजराइल जैसे देश। तो ये है एक ऐसी व्यवस्था। तो इकाई वीटो में और अपर्याप्त परमाणु प्रसार में, आए प्रसार में क्या अंतर है? इकाई वीटो में हर एक इकाई के पास परमाणु बम है। यहां पहले P5 है, वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये वाली व्यवस्था है अपर्याप्त परमाणु अप्रसार। अब केनेथ और ये जोसेफ नाय और हेनरी किसिंजर जैसे लोग ये कहते हैं, जोसेफ नाय और हेनरी किसिंजर, ये दोनों कौन है? अमेरिका के हैं। ये यथार्थवादी पढ़ाई था, ये आगे पढ़ लेंगे। जोसेफ नाय को सॉफ्ट पावर वाला बहुत ही फेमस आदमी, आगे तो बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। ये दोनों कहते हैं कि जैसे ही ये अलकायदा वाले हमले हुए थे 2001 के बाद,
9/11 के हमले, 11/9/2001, उल्टा बोलते हैं ना वहां। तो 11 नवंबर 2001 के हमलों के बाद किसका मॉडल फेल हो गया है? एक अजीब ही मॉडल उभर आया है, और मॉडल किसका फेल हुआ है? मार्टिन कैपलोन का। तो किसने कहा कि मार्टिन कैपलोन का मॉडल है वो 21वीं सदी में फेल हो गया? जोसेफ नाई और हेनरी किसिंजर ने। तो हमने एक सिद्धांत कर लिया, कौन सा? व्यवस्था सिद्धांत, जिसपे एक क्वेश्चन पक्का आता है। हो गया कंप्लीट।